तो सिंप्लेक्स मेथड के हमारे पास 4 केसेस होते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो केस बनता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिजेनरेसी का केस पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस पढ़ लेंगे। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में एक्चुअली होता क्या है, तो हम अनबाउंडेड के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास सिंपल होता है, हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास केस बनता है, तो उस केस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास कौन सा केस बना है। तो हमें पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, उसमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं, फिर उसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं और फिर उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म और इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड किया हुआ है, और उसके बाद हमने इसे टेबल कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो हमने पहले टेबल से दूसरे टेबल पर कैसे मूव हुए, ये सारे स्टेप्स कैसे हुए, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया। अपने जो कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन थे उसमें S1 S2 एक हमने 2 स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया और फिर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा। हम जो स्लैक वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़ीरो कॉस्ट के साथ भी ऐड करते हैं। तो इन 3 इक्वेशन से, यानी कि जो कंस्ट्रेंट हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिए हैं, इनको और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो यहाँ से हमने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी हैं। पहली जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखी है और बाकी की 2 हमने कंस्ट्रेंट से इक्वेशंस बनाई हैं। इन 3 इक्वेशंस का हमारे पास नेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसी से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि हमारे पास जो हमारे वेरिएबल्स है x1 x2 उस टाइम पे वो ज़ीरो थे। तो हमने x1 और x2 को जब ज़ीरो करना है तो हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़ीरो करके इन इक्वेशंस में हमने वैल्यूज़ जो हमने अज्यूम किए हैं ख़ुद से हमने ऐड कराए हैं स्लैक वेरिएबल्स, उनके वैल्यूज़ को देखने हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने इनको ज़ीरो किया है x1 और x2 को, तो हमने देखा कि जो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग देखा तो हमारे पास S1 की वैल्यूज़ 10 आई है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और S2 की वैल्यू भी 10 आई है। हमने जो थर्ड इक्वेशन में जब हमने x1 x2 को ज़ीरो किया तो हमारे पास S2 की वैल्यू भी 10 आई है, तो इसका मतलब S2 भी ग्रेटर देन 0 है। अब हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन गिवन थी कि जो हमारे पास x1 और x2 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अपने अज्यूम कराए थे, हमने जो इसके अंदर खुद से ऐड कराए थे S1 S2 स्लैक वेरिएबल्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को फुलफ़िल करने चाहिए। तो हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन से उनको चेक किया तो ओबियसली वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो ये कंडीशन होती है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आते हैं, पॉजिटिव नंबर के हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन के लिए होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमने ये स्टेप भी कर लिया। तो हम ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। हमने पहले स्लैक वेरिएबल सेट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी और उस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन से टेस्ट कर लिया कि जो हमने स्लैक वेरिएबल सेट किए हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं। अब हमने उस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमने टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं, हम कॉलम वाइज सारे अपने वेरिएबल्स लिखते हैं जो हमारे पास जी में गिवन होते हैं और जो हमने खुद से अज्यूम किए होते हैं S1 S2, उन सबको लिखते हैं। और हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स की अंदर कॉलम में हम जो वेरिएबल्स लिखते हैं जी S1 S2, जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जो हमारे पास S1 और S2 हम यहाँ पर लगाते हैं वो हमारे अज्यूम किए हुए यानी कि स्लैक वेरिएबल्स होते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम जी की पहली रो के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली रो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है जी की रो के लिए, वहाँ पे हमारे पास x1 का कोफिशिएंट -2 है, x2 का कोफिशिएंट -1 है और s1 का 0 है, s2 का 0 है। तो हम इसी तरह इन कोफिशिएंट्स को हम जी की रो में पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जी की रो मिल जाएगी। और फिर हम जो हमारे पास टेबल होता है उसमें जो दूसरी रो है S1 वाली, उसके लिए हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं और तीसरी रो के लिए हम ये इसकी तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तो हमने उनके अकॉर्डिंग इन सब की वैल्यूज़ इस टेबल के अंदर पुट कर लेनी है। अब हमारे पास जी की रो में पहली इक्वेशन को देखते हुए पुट किया हमने, और स्टैंडर्ड फॉर्म की जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें से इन सब की वैल्यूज़ पुट किया, और तीसरी इक्वेशन से हमने S2 की रो की वैल्यूज़ को हमने पुट किया है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उसकी राइट हैंड साइड से हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। चूँकि हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइज़ का था तो मैक्सिमाइज़ के कंडीशन के अकॉर्डिंग जब सिंप्लेक्स मेथड में मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन होता है तो हम जी की रो में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो टेबल है इसके अंदर जी की रो के अंदर देखा जाए तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -2 है। तो -2 के किसका कोएफिशिएंट है, x1 का, तो हमने x1 का पूरा कॉलम हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, जब हमने रेशियो फाइंड करनी है तो हमने राइट हैंड साइड को इस सिलेक्टेड कॉलम से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम रेशियो के लिए लिख लेते हैं। रेशियो की फार्मूला है राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय x1। तो हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में पहला एलिमेंट 0 है और x1 में पहला -2 है, तो 0 डिवाइडेड बाय -2। फिर नेक्स्ट है राइट हैंड साइड में 10 और x1 में 1, तो 10/1 10 आता है। और फिर राइट हैंड साइड में 10 है और हमारे पास x1 के अंदर 2 है, तो 10/2 हमारे पास 5 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेशियो फाइंड किया है जो कि बन चुकी है। अब हम नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमने पहले वाली 0 को हमने डैश लगा दिया, हमारे पास 10 और 5 आ, क्योंकि रेशियो में हम कभी भी 0 और नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। इन केस अगर हमारे पास जी के अंदर कोई एलिमेंट या नंबर कोई भी एंट्री आ जाती जो कि पॉजिटिव है, हम उसको भी कभी भी कंसिडर नहीं करते। हमने जब भी रो को हाईलाइट करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो जी का फंक्शन है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो हमारे पास जो रेशियो में 10 और 5 थे उनमें हमने मोस्ट मिनिमम नंबर देखना होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास 10 और 5 में जो मिनिमम पॉजिटिव है वो 5 है, तो 5 को देखते हुए हमने 5 के अकॉर्डिंग 5 हमारे पास S2 वेरिएबल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब S2 का पूरी रो जो है हमने उसको हाईलाइट कर लिया है। S2 की पूरी रो को हाईलाइट कर लेने के बाद हमने देखा है कि हमारे पास x1 का कॉलम ऑलरेडी हाईलाइट था। S2 की रो हाईलाइट होने के बाद हमारे पास एक अंदर कॉमन एलिमेंट मिल रहा है जो कि हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हमने जो 2 है वो हमारा की एलिमेंट होता है और हम अपने की एलिमेंट को ही पाइवेट एलिमेंट भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास हाईलाइटेड कॉलम था वो x1 का था, तो इसका मतलब हमारे पास जो x1 है वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। हमने एंटरिंग वेरिएबल x1 लिख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास रो हाईलाइट हुई थी वो S2 की रो थी, तो हमारे पास S2 को हमने लिविंग वेरिएबल लिख लिया है। ये हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। उसके बाद जो हमने इसके बाद हमने एक नया टेबल कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसमें एज इट इज़ यही चीज़ें लिखनी होती हैं, लेकिन हमने इसमें जो चेंजिंग करनी होती है वो लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग करनी होती है और की एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने जब लिविंग वेरिएबल था हमारे पास वो हमारे पास S2 था और एंटरिंग वेरिएबल x1 था, तो हमने नेक्स्ट टेबल में S2 की जगह पे x1 लिखा है क्योंकि हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल x1 था, तो हमने S2 को लीव करा के x1 लिखा है। हमारे बेसिक वेरिएबल में के कॉलम में जो हमारे पास लास्ट वेरिएबल था S2, हमने उसकी जगह पर x1 लिखा है। ठीक है, हमने लिविंग वेरिएबल को लीव कराकर एंटरिंग वेरिएबल x1 को एंटर कराया है। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इसके अंदर जो एंट्रीज लिखनी होती हैं वो कैसे लिखनी होती हैं इस टेबल के अंदर। तो हमने ये सबसे पहले देखते हैं हम अपने की एलिमेंट से। की एलिमेंट हमारे पास जो होता है वो 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पिछले टेबल में जो की एलिमेंट निकला है वो 2 है, तो हमने उस 2 को 1 कैसे कर सकते हैं। अगर हम उस 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो ऑब्वियसली वो हमारे पास 1 बन सकता है। तो इसका मतलब हम पूरा एक रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिससे वो पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वो वाला 2 1 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पूरी रो भी चेंज हो जाएगी। तो हम एक ऐसा रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो हमारे पास ये S2 में आ रहा था तो हमने S2 को 2 से डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरी रो चेंज हो जाती है और वो न्यू टेबल में हम लिख देंगे। तो न्यू टेबल में हमारे पास वो रो x1 है, तो x1 में वो चेंजेस आ जाएंगे और हमारे पास जो की एलिमेंट है वो 1 बन जाएगा। तो हम पहला ये वाला स्टेप कर लेते हैं। S2 की सारी एंट्रीज़ को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास x1 की रो बन गई है। यानी कि S2 में पहले 2 था उसको 2 से डिवाइड किया, फिर 0 था उसको 2 से डिवाइड किया। इस तरह हमने सारी एंट्रीज़ को लिखा है। उन एंट्रीज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा x1 में जो हमारे पास की एलिमेंट था वो 1 बन चुका है, हमने उसको हाईलाइट कर लिया। अब हमारे पास जो पहला नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने ये देखना होता है कि जो हमारे पास की एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे कॉलम में सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। यानी हमारे पास 1 के ऊपर S1 है और S और Z है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास S1 में पिछले टेबल में 1 है, 1 के ऊपर यानी कि की एलिमेंट के ऊपर जब हम देखते हैं कॉलम में तो S1 की रो में हमारे पास 1 मिलता है और Z की रो में हमारे पास -2 मिलता है। तो हमने इस 1 और -2 को 0 बनाना होता है, तो ओबियसली इनको भी 0 बनाने के लिए हमारे पास 2 रो ऑपरेशंस लिखने पड़ेंगे।
तो हम उनके अकॉर्डिंग उन दोनों ऑपरेशंस को लिख लेते हैं ताकि हम इन दोनों एंट्रीज़ को ज़ीरो कर सकें। तो हमने सी के लिए जो हमने रो ऑपरेशन लिखना है, पहले तो हम S1 के लिए लिख सकते हैं। S1 में हमारे पास 1 है, तो इसको X1 की नेक्स्ट टेबल में जो X1 है उसकी रो से कंपेयर करें तो वहाँ पर 1 आता है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो हम 1 - 1 करें तो ही ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए हम इसके लिए रो ऑपरेशन लिखेंगे S1 - X1। अब हमारे पास जो Z के ऊपर Z के रो में हमारे पास जो नंबर है वो -2 एंट्री है, उसको अगर हमने ज़ीरो बनाना है तो -2 में +2 ऐड करें तो ही ज़ीरो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, X1 में जो हमारे पास एंट्री 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और Z में ऐड कर दें तो -2 + 2 हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पर एक ऐसा रो ऑपरेशन लिख लेते हैं जिसमें हम करेंगे Z + 2x1, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने रो ऑपरेशन लिख लिया है Z + 2x1। तो हमारे पास दो रो ऑपरेशन मिल गए हैं, S1 - X1 एंड Z + 2x1। यहाँ से हमारे पास ये दो रो ऑपरेशन जब हम इसको टेबल में पुट कर लेते हैं, यानी कि हम S1 - X1 वाला रो ऑपरेशन S1 की रो में अप्लाई करेंगे और Z + 2x1 वाला Z की रो में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ पर Z है इसकी सारी एंट्रीज़ हमने पिछले टेबल से लेनी है और X1 की सारी एंट्रीज़ हमने नेक्स्ट टेबल से लेनी है, और ये रो ऑपरेशन हम टेबल के अंदर ही लेकर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो इन सारी एंट्रीज़ को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कर लेने के बाद हमारे पास ये टेबल बन जाता है। अब हम नेक्स्ट दोबारा से फिर कैसे प्रोसीड करते हैं, हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम टेबल में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू Z की रो में से देखी थी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो Z की रो में देखो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर आ रही है, -1 आ रही है। X2 के कॉलम में देखो तो -1 हमारे पास आ रही है, इसका मतलब हमने X2 के कॉलम को हाईलाइट करना है। हमने X2 के कॉलम को हाईलाइट कर लिया है एज इट इज़, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। हम रेशो फाइंड करते हैं, रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को X2 यानी कि सिलेक्टेड कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो हमने ऐसे ही लिखा है, रेशो की जो पहला एलिमेंट था राइट हैंड साइड में वो 10 था, X2 में हमारे पास -1 था, तो हमने 10/-1 -10 लिखा है। और जो नेक्स्ट हमारे पास था वो 5 और -1 है, उनको डिवाइड करने से 5 आया, और नेक्स्ट हमारे पास 5 और 0 था, उनको डिवाइड करने से हमारे पास 0 है। यानी हमने फिर से एक रेशो फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ जो रेशो फाइंड किया है वो हमारे पास आंसर आ रहे हैं रेशो में -10 और -5 और फिर हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को देखते हुए कहते हैं कि हम तो जानते हैं हम रेशो को कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं लेते, क्योंकि रेशो कभी नेगेटिव और ज़ीरो हो ही नहीं सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की जगह पर डैश लगा देंगे। तो हमने इन तीनों की जगह पर डैश लगा दिया हुआ है। तो डैश लगाने के बाद इसका मतलब हम लास्ट टाइम क्या करते थे, रेशो में मिनिमम पॉजिटिव देखते थे तो हम एक रो सेलेक्ट करते थे। अब हमारे पास तो कोई एंट्री मिली ही नहीं, कोई पॉजिटिव वैल्यू आई ही नहीं, तो हम नेक्स्ट प्रोसीड कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पर तो हमारा सोल्यूशन फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था जिसे हमने सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व किया। हमारे सारे स्टेप्स हमारे जो थे वो फिल होते जा रहे थे, लेकिन नेक्स्ट एंड पे आकर हमारे पास जो टेबल है उसमें हमारे पास जो रेशो है वो फाइंड नहीं हुई है। हमारे पास रेशो की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव और ज़ीरो आ गई हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन केस जब भी ऐसा कोई केस बनता है तो हम उसको आगे जब सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास रेशो नहीं निकलती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास अनबाउंडेड का केस है, ठीक है। यानी हम नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हम चंद लाइन्स लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। सो देयर इज़ नो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इन रेशो कॉलम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोसीड फर्दर विद सिंप्लेक्स मेथड। दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन सिंप्लेक्स मेथड। यानी हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा फाइंड नहीं हुआ। जब भी ऐसा केस बनता है हमारे पास रेशो फाइंड नहीं होती है तो हमारे पास वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस बन जाता है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं और जोड़ सकते हैं। इसमें हम ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते, बस यहीं पर हमारा सोल्यूशन एंड हो जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें हमारे पास रेशो फाइंड ना हो तो हम उसको अनबाउंडेड सोल्यूशन का केस कहकर स्टॉप कर सकते हैं।